हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। एज यू कैन सी बैकग्राउंड में कि हम एमपी कांस्टेबल 2026 का आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं और हर लेक्चर में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। एमपी कांस्टेबल 2026 के लिए हम आपको प्रॉपर प्रिपरेशन चालू है आपकी, ठीक है। और अब की बारी वर्दी हमारी के लक्ष्य से हमने ये बैच स्टार्ट किया था। कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, जिसके तहत कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड बैकअप और आपका जो है डाउट क्लासेस, ये सब कुछ 11 मई से हमने स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब भी वैकेंसी आती है उसके पहले से ही जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर्ड रहें, सारी चीज़ें पढ़ लें और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएं। जो इन्फॉर्मेशन हम हर बार देते हैं, जैसे कि आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसे आप स्कैन करेंगे तो इससे आपको पीडीएफ नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। और ये इंस्टाग्राम का है, यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस डलती हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डालते हैं हम, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का रहता है, तो आप वहाँ पर भी विजिट करेंगे। और जो भी नई नई वैकेंसी आ रही हैं, ये भी ध्यान रखिए, जो हमारा इंस्टाग्राम का है पेज, वहां पर जब आप विजिट करेंगे तो जो भी नई वैकेंसी आ रही है नॉन टेक्निकल वगैरह, जैसे अभी संभावना क्या है कौन कौन सी परीक्षा होने की, जैसे पटवारी का नोटिफिकेशन आया, तो वो उससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि क्या संभावना है, उससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां पर विजिट जरूर करिएगा। फिर कुछ बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो बैचेस हमारी चल रही हैं, जो ऑफलाइन बैचेस हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए ये कांटेक्ट है, यहाँ पर आप कॉल करेंगे, जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेरीज हैं, तो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ऑफलाइन कौन कौन सा बैच चल रहा है, एमपी कांस्टेबल का हो, स्कूल का हो, या फिर बैंकिंग का हो, या कौन से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश का हो, सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब चलते हैं हमारे विषय पर। जैसा कि संडे टू संडे बच्चों मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, हर संडे जो है आपको करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, और हमने स्टार्ट किया था जून 2025 के करंट अफेयर से, और आज हम पहुंच चुके हैं मई 2026 में। मई 2026 के करंट अफेयर में हम पहुंच चुके हैं। इतने मंथ का करंट अफेयर आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर करंट अफेयर के नाम से आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर के नाम से आपको पेज मिलेगा। वहां पर जब आप जाएंगे तो सारे मंथ्स के करंट अफेयर मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, ये मैराथन काइंड ऑफ क्लास रहती है, मैराथन बोल लीजिए या फिर वन शॉट बोल लीजिए। एक पूरे मंथ का आपको सारा कुछ सिर्फ इस वीडियो में दे दिया जाता है, जिसमें भले वो अपॉइंटमेंट हो या फिर कोई नई बुक हो या फिर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन हो या फिर नेशनल हो या फिर एमपी स्पेशल हो या फिर कोई स्कीम हो या पॉलिसीज हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको वन शॉट वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ, सब कुछ एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल कोई और सोर्स पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कांस्टेबल लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर तो सब में सेम ही रहता है ना बच्चों। तो करंट अफेयर मई 2026 का हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। नेशनल अफेयर्स में सबसे पहले डेट आती है 1 मई 2026। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। सी प्लेन सेवा यानी जो सड़क मार्ग है उससे ना हो करके, बल्कि जो समुद्र है वहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा स्टार्ट की गई है। सी प्लेन स्टार्ट किया गया है। स्थल क्या है इसके लिए, लक्षद्वीप तय किया गया है। लक्षद्वीप में जो अलग अलग द्वीप हैं उनके बीच में जो है लोगों का आवागमन आसान हो सके, उसमें दिक्कतें ना आए, इस कारण जो है सी प्लेन स्टार्ट किया गया है। और सी प्लेन क्यों स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे एयरपोर्ट या हवाई अड्डे अलग अलग जगहों में लक्षद्वीप में बनवाते तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा होता और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता।
सबसे बड़ी चीज तो यही कि वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करता, जिस कारण से सी प्लेन को स्टार्ट किया गया है और ये प्लान बहुत ज्यादा बेटर लगा मुझे। तो उद्देश्य क्या है, भारत की पहली जो वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा है उसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है पर्यटन और द्वीपीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाए, साथ ही साथ जो टूरिज्म का एक मोटिव है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाए। तो 1 मई को ये स्टार्ट किया गया है। फिर 1 मई की ही अगली इंफॉर्मेशन है मल्टी लेन फ्री फ्लो, MLFF टोलिंग प्रणाली। ये नई टोलिंग जो जैसे आप जाते हैं ना दूर दूर कहीं पर आप सफर करते हैं तो जो टोल टैक्सेस वगैरह आप देते हैं, फास्ट टैग रिचार्ज करवाना पड़ता है आपको, तो उस चीज में कुछ थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर एडवांसमेंट लाया गया है जिसे MLFF बोला गया है। ये ऐसी टोलिंग प्रणाली है, ऐसी टेक्निक है, जैसे आप जाते होंगे बहुत दूर सफर करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी टोल टैक्स देना होता है, इवन तो आपका फास्टैग रिचार्ज हो फिर भी आपको रुकना पड़ता है या गाड़ियों की स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है ताकि फास्टैग जो कैमरा है वो कैप्चर कर सके। बट ये जो प्रणाली होगी इसमें अगर आपकी गाड़ी 80 या 100 की स्पीड में भी गुजर रही है तो जो स्मार्ट कैमरास हैं वो कैप्चर कर लेंगे और आपके गुजरने के बाद भी आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट के कारण जो फास्टैग है वो कट जाएगा। तो यानी यहाँ पर स्मार्ट हाईवेज को डेवलप करने की बात की जा रही है और समय की भी बचत होगी। अगर यदि कोई जल्दी में है तो उनके पास अगर ये प्रणाली होती है मल्टी लेन फ्री फ्लो तो ये प्रणाली ज्यादा बेटर होगी। इसका गुजरात स्थल बोल देंगे हम। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, MLFF अगर पूछता है टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है तो आप बताएंगे गुजरात। और भारत की पहली बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली है। हर जगह बैरियर लगता है, बैरिकेड्स लगे होते हैं ताकि गाड़ियां रुके और फास्टैग कटे, बट यहाँ पर बैरियर रहित है, यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं लगाया जाएगा, आप गुजर जाएंगे फास्टैग कट जाएगा, जिससे वाहन बिना रुके टोल दे सकेंगे। ठीक है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन थी। जितनी आसान भाषा में समझा सकती हूं मैं वो समझाने की कोशिश करूंगी। 15 मई की बात कर लेते हैं। पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा शुरू की गई है। भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से जो है हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस की शुरुआत की गई है, जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ये किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है और केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित परिवहन, यानी ग्रीनरी को बचा करके रखने के लिए और कार्बन एमिशन जो होता है उस चीज को, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन थी। 1 मई की 2 इंफॉर्मेशन और 15 मई की 1 मई को क्या हुआ था, भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन स्टार्ट की गई है, जिसका उद्देश्य था कि जो लक्षद्वीप में अलग अलग आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उनमें आवागमन हो सके, टूरिज्म बढ़ सके। दूसरा 1 मई का इंफॉर्मेशन है टोलिंग प्रणाली, MLFF टोलिंग प्रणाली स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो भी गाड़ियां हैं वो बिना रुके उनका जो है टोल कट जाएगा। फिर 15 मई का इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन पावर्ड शटल बसेस स्टार्ट की गई हैं जो कार्बन एमिशन को, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। ये 3 इंफॉर्मेशन मई के स्टार्टिंग की हैं। अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय समाचार पर, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स पर, इंटरनेशनल न्यूज पर। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो 1 मई की है। परमाणु ऊर्जा का 33वां देश बना बांग्लादेश। न्यूक्लियर एनर्जी का पहला 33वां जो राज्य है, देश है, वो बांग्लादेश बना। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 में यूरेनियम लोड किया गया है। देखिए, परमाणु ऊर्जा का 33वां देश बांग्लादेश 1 मई 2026 को बना है। बांग्लादेश ने अपनी जो बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतें हैं या फिर आप कह सकते हैं औद्योगिक विकास की गति है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, गति देने के लिए उन्होंने ये जो परमाणु ऊर्जा है उसका रुख किया है। अब रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो पाबना जिला है उसमें पद्मा नदी के किनारे, कहां पर, पद्मा नदी के किनारे ये स्टार्ट किया गया है। कहां पर किया गया है, रूपपुर में। रूपपुर में जो पद्मा नदी है
वहां पर ये स्टार्ट किया गया है, ये स्थित है। और इसे जो है रूस राज्य जो है वहां से संचालित किया जाएगा, जिसमें जो रूस की जो परमाणु एजेंसीज हैं उसका नाम है रोसेटॉम। रोसाटॉम जो एजेंसी है उसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा। और ये रोसेटॉम कहाँ की है? रूस की है, ठीक है, रशिया की है। तो ये याद रखना है, ठीक है। उनके सहयोग के साथ ही ये विकसित किया जा रहा है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या मिली? परमाणु ऊर्जा 33वां देश बनेगा बांग्लादेश, जिसमें ये स्थित कहां पर है? रूपपुर, पद्मा नदी के किनारे। रोसाटॉन एक एजेंसी है जो रूस की है, वहां उनके सपोर्ट के साथ ये स्टार्ट किया जा रहा है। और एक और अगर हिस्ट्री की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो दुनिया का पहला देश जो परमाणु ऊर्जा बना था वो यूएसएसआर रूस ही था, ठीक है। यूरेनियम लोड होने के साथ ही ये जो संयंत्र है अब व्यवहारिक रूप से एक चालू परमाणु केंद्र बन जाएगा या बन गया है, जिससे बांग्लादेश दुनिया के चुनिंदा परमाणु ऊर्जा उत्पादकों में देश की सूची में, ये जो सूची होगी उसमें ये शामिल हो जाएगा, यानी बांग्लादेश का विकास हो रहा है। अब आ जाते हैं 2 मई पर। दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट। अब देखिए इतना कुछ परिवर्तन होता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाले जो भी देश हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जो भी जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें जो भी रेडियो धर्मी जो कचरे होते हैं, स्पेंट फ्यूल होता है ना, या जो कचरा होता है स्पेंट फ्यूल, उसको सुरक्षित तरीके से कहाँ रखा जाए ताकि उससे जो है एनवायरनमेंट को या ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो जो फिनलैंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिनलैंड के ऑलकिल वाटो द्वीप में इसका स्टार्ट किया गया है। जो पहला स्थायी समाधान निकालने वाला देश होगा फिनलैंड की, जो ये समस्या है उसका निपटारा कर सकेगा। यानी परमाणु कचरे का सुरक्षित व स्थायी गर्भीय समाधान निकाला है फिनलैंड ने 2 मई 2026 को, ठीक है। इस द्वीप के नाम से एक गहरे भूगर्भीय भंडार यानी जो डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी होती है उसका निर्माण किया जाएगा। ये जमीनी सतह से लगभग 400 से 450 आप बोल सकते हैं मीटर गहराई में एक ठोस ग्रेनाइट की चट्टान के नीचे बनाया जाएगा। और इसमें जो है परमाणु कचरे को तांबे के मजबूत डब्बे में सील करके रखा जाएगा और लाखों वर्षों तक वो सुरक्षित रह सकता है ताकि जो खतरा है वो टल सके। यानी न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के लिए फिनलैंड ने कुछ स्टार्ट किया। 2 मई की इंफॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं 8 मई 2026 पर। 8 मई 2026 ईपीसी में पहला गैर यूरोपीय देश, ठीक है, यानी यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की स्थापना 2022 में ही कर दी गई थी, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ था। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें यूरोपीय महाद्वीप में सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा या फिर आप बोल सकते हैं रणनीतिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। ईपीसी में पहला गैर यूरोपीय देश। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल हुआ। जो उत्तरी अमेरिका देश कनाडा है वो यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी में शामिल हुआ है। क्यों शामिल हुआ है? सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, ऊर्जा या रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए। कनाडा भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा होता है, आप सबको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हैं तो आपको इतनी सारी चीजें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक संबंधों के कारण ही यूरोप का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। यूरोप हमेशा से सहयोगी रहा है। कनाडा का ईपीसी में शामिल होना हमें ये भी दर्शाता है कि वैश्विक सुरक्षा या राजनीतिक संगठन अब केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि साझा रणनीतिक हितों पर आधारित होंगे। तो ये एक थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करनी जरूरी है ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। फिर आता है 12 मई का इंफॉर्मेशन। रॉबर्ट बिच्छू ने ली बौद्ध दीक्षा। रॉबर्ट बिच्छू कहाँ के हैं? ये दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीक का अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है हमको हर बार, जहां गाबी नाम के एक रोबोट को बौद्ध परंपराओं, ध्यान पद्धतियों और दीक्षा प्रक्रियाओं से जोड़ा गया है।
आप सोचिए हम एआई से क्या करवा रहे हैं इंडिया में, आप सब जानते हैं, लेकिन एआई का एक उम्दा प्रयोग जो है कोरिया ने किया है। उसने क्या किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स है उसका प्रयोग ऐसे किया है, गाबी नाम का वो रोबोट है, उसे बौद्ध परंपराओं, ध्यान पद्धतियों के बारे में दीक्षा दी गई है। और ये तकनीक जो है अध्यात्म के एक अनूठे संगम को दर्शाती है हमें। तो ये हमें भी भारत में कुछ ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जिसका, और ये जो किया जा रहा है, रोबोट का नाम गाबी है, दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल युग में जो लोग तनाव में रहते हैं, तो लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए, उन्हें ध्यान सिखाने के लिए बौद्ध दर्शन को आधुनिक माध्यम से प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही अनूठा तरीका होगा लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का। तो ये एक स्टार्ट किया गया है 12 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय समाचार में। तो ये कुछ जो है अंतरराष्ट्रीय समाचार हो गए, और यहां पर आपने राष्ट्रीय समाचार देखा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश विशेष एवं राज्य समाचार पर। यानी एक इंफॉर्मेशन आपको मध्य प्रदेश की 7 मई 2026 की दी जाएगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2026, ब्रिक्स कृषि मंत्री, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या बोला मैंने, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, ठीक है, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें कृषि मंत्रियों की जो है एक बैठक हुई है 2026 में, जिसका आयोजन स्थल इंदौर था मध्य प्रदेश में। और विषय क्या था इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन का या बैठक का, लचीलापन होना चाहिए, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये 2026 की थीम थी। इसकी क्या थीम थी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एग्जाम पॉइंट के लिए कुछ चीजें जान लीजिए कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता है, उसके तहत इंदौर में खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक मंथन हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं, सिक्किम की। 1 मई की इंफॉर्मेशन है ये, सिक्किम की पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बनेगा। आप देखिए कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत बदलाव हो रहे हैं आपकी प्रशासनिक जो प्रणाली है उसमें। एक ऐसा न्यायालय जो पेपरलेस होगा, ये दिखाता है हमारे समाज की बढ़ती हुई जो विकास की जो एक सीढ़ी है, उस पर हम किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सिक्किम का पहला पेपरलेस न्यायपालिका बनेगा। घोषणाकर्ता कौन है इस चीज के, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसकी सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इनकी घोषणा की है। और अगर सिक्किम की बात करें, देखिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहते हैं, हम आपको वो देते हैं, यही हमारे चैनल की जो है खूबसूरती है। तो आपने सिक्किम के बारे में जाना कि पहला पेपरलेस न्यायपालिका बनेगा, लेकिन सिक्किम जो है, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा राज्य बना था। जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, 36th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था, उस समय जो है सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था। 1975 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तीसरा इंफॉर्मेशन 3 मई 2026 का है और त्रिपुरा राज्य का है। 3 मई 2026 त्रिपुरा का है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम। सिपाहीजाला जिले के जुगल किशोर ग्राम समिति देश में नंबर 1 बना। यानी पंचायत उन्नति की बात कर रहे हैं, सूचकांक जो इंडेक्स वगैरह जारी किया जाता है उसका 2.0 वर्जन निकाला गया था, जिसमें सिपाहीजाला जिला जो त्रिपुरा का है उसे शामिल किया गया है। अब चौथी इंफॉर्मेशन आ जाते हैं राज्य समाचार में। केरलम देश का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बना। बुजुर्ग देखभाल विभाग बना है केरलम में, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी बूढ़े और बुजुर्ग जैसे पेरेंट्स हैं, उन्हें जो है सुरक्षा, सिक्योरिटी देने के लिए ये बुजुर्ग देखभाल विभाग शुरू किया गया है।
तो ये एक पहल केरला के द्वारा की गई है। ये मध्य प्रदेश और विशेष जो राज्य हैं उनके बारे में हो गया, यानी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो इंफॉर्मेशन थी वो हो गई है कवर। अब हम कुछ पॉइंट्स पर आएंगे, अपॉइंटमेंट, खेल, बुक्स, इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी ये बोल लीजिए कि जो फर्स्ट सेक्शन था आपका वो हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पर। 2 मई 2026 की इंफॉर्मेशन है, चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का था, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उसकी सफल लैंडिंग करवाई गई थी, जिसे मई 2026 में जाकर के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहीं पर एक इंफॉर्मेशन याद रखिए कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान जो है वो भी लैंड हुआ था 23 अगस्त को। अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा विवरण है, देख लेते हैं। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को मई 2026 में प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान जो है, ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सफल और सुरक्षित लैंडिंग के लिए दिया गया है। आपको मैंने एक करंट अफेयर की जो सीरीज है किस मंथ में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताया था कि वो कैसे पहुंचा, उसका नाम क्या था और वो साउथ पोल पर पहुंचा। ऐसा करने वाला एक विशेष देश भारत था, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। अब पृष्ठभूमि जानते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ये अवार्ड दिया है चंद्रयान 3 को 2026 में। लेकिन इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लीजिए। AIAA एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा तकनीक समाज है। अगर हम एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस की बात करते हैं तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है AIAA वो एक सम्मानजनक और एक अलग जो है स्पेस होल्ड करता है। गोडार्ड अवार्ड अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। याद रखिएगा, गोडार्ड अवार्ड जो है वो अंतरिक्ष सम्मानों में एक विशेष सम्मान माना गया है। जो रॉकेटरी के जनक यहाँ पर नाम याद रख लेंगे और लिख लेंगे। रॉकेटरी के जनक कौन है? रॉबर्ट एच गोडार्ड। रॉबर्ट, यहां लिख देती हूं मैं, रॉबर्ट एच गोडार्ड। ये कौन है? रॉकेट साइंस के जनक हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब चंद्रयान के बारे में आपने जान लिया। अब लैंडिंग स्थल क्या था चंद्रयान 3 का 2023 में जब लैंड हुआ था, तो ये कहां पर था? शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था। जिस साउथ पोल पर ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ था हमारे देश का, उसे शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है। इस मिशन को LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। साउथ पोल पर लैंड हुआ था, मई 2023 में हुआ था। अमेरिका ने 2026 में अवार्ड दिया। जिस एजेंसी ने अवार्ड दिया वो AIAA के नाम से जाना जाता है, जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। और रॉकेट साइंस के जो फादर हैं उन्हें रॉबर्ट एच गोडार्ड बोला जाता है। और भारत में 23 अगस्त को ही मनाया जाता है क्या? अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये हमारी कुछ स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अब आ जाते हैं 5 मई पर। 5 मई थॉमस कप 2026 चीन के पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता खिताब। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें चाइना ने बैडमिंटन के लिए एक खिताब जीता है। मई 2026 में आयोजित हुआ था। 2026 का खिताब चाइना को मिला है, जिसमें पुरुष बैडमिंटन टीम ने यह खिताब जीता है। चीन ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक बार फिर अपना दबदबा साबित कर दिया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जितने करंट अफेयर हैं सब इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा इतना रिसेंट का करंट अफेयर है तो अच्छे से पढ़ते जाइए। जो भी मंथ का आपको करंट अफेयर हर संडे में दे रही हूँ उसको पढ़िए, रट डालिए, ताकि कोई भी एग्जाम अगर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या न झेलनी पड़े। अब जो ये अवार्ड है थॉमस कप, इसके बारे में जानते हैं।
आ जाइए, थॉमस कप जिसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों में पुरुष राष्ट्रीय टीमों के बीच होने वाली एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। थॉमस कप जो है वो एक प्रमुख प्रतियोगिता है बैडमिंटन की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्या है? भारत की ऐतिहासिक जीत, भारत ने 2023 में यह खिताब जीता था, याद रखिएगा। 2026 करंट अफेयर की बात करता है थॉमस कप ऑफ बैडमिंटन पुरुष की, तो आप बता देंगे क्या कि चीन ने जीता है। लेकिन अगर पूछता है कि थॉमस कप भारत ने कब जीता था, पहली बार यह खिताब कब जीता गया था भारत के द्वारा, तो आप 2023 बताएंगे। 2023 में भारत ने ये पहली बार जीता था। और हराया किसको था, किस देश को हराया था? तो देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हरा करके हमने ये खिताब 2023 में जीता था। महिला चैंपियनशिप, जिस प्रकार पुरुषों के लिए थॉमस कप होता है उसी प्रकार महिलाओं का भी होता है, उबेर कप कहा जाता है। थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है और इसी का जो है महिला चैंपियनशिप जब खेला जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उबर कप। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है मुख्यालय उसका मलेशिया में स्थित है। एक और फैक्ट, मतलब एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको 5-5 फैक्ट दे दिए जा रहे हैं, 5 से 6 फैक्ट दे दिया जा रहा है, यानी कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। अब आ जाते हैं सुमित अंतिल का नया विश्व रिकॉर्ड, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैवलिन थ्रो के बारे में ये बात कर रहा है। अब तो इंडिया में जैवलिन थ्रो की जब जब बात होती है तब तो एक ही व्यक्ति का नाम सबके जुबान पर होता है, नीरज चोपड़ा का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, कितने मीटर के भाला फेंक में उन्होंने ये जीता था, ठीक है। चलिए, सुमित अंतिल की बात कर लेते हैं। उन्होंने पहला सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 74.82 मीटर्स का भाला फेंक जैवलिन थ्रो किया है उन्होंने, 74.82 मीटर्स। कैन यू इमेजिन? देखिए, भारत के दिग्गज पैरा एथलेटिक सुमित अंतिल ने मई 2026 में 8वीं इंडियन ओपन जो इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स हुई थी उस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया, जिसमें उन्होंने F64 श्रेणी में आते हैं, अलग अलग श्रेणी होती है, तो F64 के वो खिलाड़ी थे और उन्होंने इतने मीटर्स में अपना विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सुमित अंतिल की बात करें उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो वो सबसे पहले सफल पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है, पैरा एथलीट है, सॉरी। वह टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने में उनको मजा आता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कैटेगरी ये है क्या, जो मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो F64 कैटेगरी क्या है? ये पैरा एथलेटिक्स की वह श्रेणी है जिसमें कृत्रिम पैर यानी प्रोस्थेटिक लेग जो आर्टिफिशियल लेग होता है, उस एथलीट का हिस्सा, वो एथलीट जो है वो हिस्सा लेते हैं जिसमें जो निचला हिस्सा होता है वो विकलांग रहता है, ठीक है। तो उसके कारण, उसके वजह से, उसके बावजूद उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपको मोटिवेट होना चाहिए यहाँ पर। सुमित अंतिल का राज्य, सुमित अंतिल जो है वो हरियाणा राज्य के सोनीपत के रहने वाले हैं। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस में नीरज चोपड़ा का भी नाम आता है, जिन्होंने ओलंपिक में बहुत बढ़िया नेशनल जैवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है और नीरज चोपड़ा ने जो है पदक जीता था। ये एक और स्पोर्ट की इंफॉर्मेशन आपकी हो गई कंप्लीट। आगे बढ़े, सुमित अंतिल के बारे में हमने जाना, जो कि कैटेगरी F64 श्रेणी में आते हैं, जो प्रोस्थेटिक लेग वाली कैटेगरी होती है। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन सेक्शन है ये। इंफॉर्मेशन कब की है? 11 मई 2026 की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विज्ञान टेक 2026 दो इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मुख्य विवरण जानते हैं। 11 मई 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में विज्ञान टेक 2026 विज्ञान टेक कार्यक्रम आयोजन किया गया।
2026 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर NIIT ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन किया और विज्ञान टेक 2026 हुआ, उसका भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य भारत में स्वदेशी मेडिकल तकनीक, इंडिजिनस मेडिकल टेक और नवाचार को बढ़ावा देना था। जो इंडिजिनस मेडिकल टेक है और इनोवेशन है, उसको मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये जो है सम्मेलन किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया था। ऑपरेशन शक्ति जो है वो अटल जी के नेतृत्व में हुआ था। और वहीं अगर बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अगर हम परमाणु परीक्षण की बात करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी का नाम आएगा। ठीक है, तो सफल परीक्षण हुए थे दोनों ही, तो ये याद रखिएगा। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो जान लीजिए। पोखरण 2 11 मई 1998 को हुए इस परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। पोखरण 1 यानी जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। और स्माइलिंग बुद्धा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। मतलब बाकी सारे जो देश थे वो इसके खिलाफ थे कि भारत न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, आप टेस्ट नहीं करवा सकते। इवन दो इंदिरा गांधी ने अपने समय में छुप करके न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। भाई, यहाँ छोटी छोटी चीजें नहीं छुपती हैं किसी की नजरों से। आप देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कर लिया गया, परमाणु परीक्षण कर लिया गया, लेकिन पता ही नहीं चला। ठीक है, और वो सफलतापूर्वक हुआ था वो काम। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें, उसका पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, जो कि अभी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। ये साइंस एंड टेक एंड कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन हो गया। चले आगे, चलिए 14 मई 14 मई 2026 का इंफॉर्मेशन है। 12 साल पुराना फास्टिनो ओरो शतरंज इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। अभी आपने गुकेश का नाम भी सुना होगा हमारे देश से। ठीक है, उन्होंने कब क्या खिताब जीता है उसके बारे में आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फास्टिनो ओरो शतरंज इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के मात्र 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी फास्टिनो ओरो ने शतरंज की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केवल 12 वर्षीय ये छात्र है, ये जो बच्चा है ये 12 साल का है केवल, और इसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है शतरंज में, चेस खेलने में। बहुत लोगों को चेस भी नहीं आता खेलना। मई 2026 में इटली में आयोजित हुआ था ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है फेस्टिवल, उसमें उन्होंने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल कर लिया। इसके साथ ही वह शतरंज के इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, हाँ, ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब है। उन्होंने ग्रैंड मास्टर का जो है खिताब जीता है, वो सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है चेस का। विश्व चैंपियनशिप के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और एक बार ये खिताब मिलने के बाद आजीवन रहता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ एग्जाम पॉइंट देख लीजिए। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो है ये बने हैं भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा थे, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, 12 साल 4 महीना 25 दिन। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर चेस के कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जिन्हें 1988 में ये अवार्ड ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। फाइड मुख्यालय यानी शतरंज महासंघ जो है उसका मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1 फैक्ट, 2, 3, 4, 5 और इसी में है 6, यानी एक पेज में 6 इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पोर्टल का शुभारंभ 16 मई 2026 को हुआ है। डेट दिख रही है आपको? 16 मई 2026 लिख देती हूँ अलग से भैया। 16 मई की इंफॉर्मेशन है ये। मई 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
आईटी मंत्रालय द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पोर्टल को चालू किया गया और ये पोर्टल सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पैसा लगाने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल होगा। यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक सिंगल विंडो में जो है इसमें काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर की, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना 2021 में ही कर दी गई थी भारत में, और उस समय भारत ये चाहता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है और डिजाइन है उसमें जो है हम ग्लोबल लेवल पर हम भी एक ग्लोबल हब बन सके, जिसके कारण इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था, ताकि हम भी जो है विश्व स्तर पर हमारा भी एक दबदबा बन सके। आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए, इन्वेस्टर क्या करेगा, एक सिंगल विंडो से जो है अपना अप्रूवल्स ले सकते हैं, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लाइसेंसेस जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। यानी इससे जो हौश है वो थोड़ा कम, हौश पौश जो है वो कम हो जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम का अर्थ क्या है यहाँ पर? अब आपको मैंने बता तो दिया सिंगल विंडो सिस्टम होगा, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ निवेशक जो है सभी प्रकार की जो परमिशंस हैं, परमिट हैं, एनओसी है और लाइसेंस है वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा। मतलब अलग अलग जगह उनको भागना नहीं पड़ेगा कि यहाँ एक पेपर बनवाया, वहाँ दूसरा पेपर बनवाया, यहाँ से परमिशन ली, फिर वो परमिशन लगवाने के बाद से फिर ठप्पा लगवाने कहीं और गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंगल विंडो होगा, वहां पर जो है आपका प्लान अप्रूव होगा। ये भारत सरकार का वह मंत्रालय है मैटी, जो भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय है जो आईटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है संबंधित में वो सारे कार्य देखता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल चिप्स बनाने में मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उसमें जर्मेनियम का यूज किया जाता है उन चिप्स को बनाने के लिए, चिप्स नहीं चिप्स, ठीक है। देख लीजिए एक बार पूरा पेज, आगे बढ़े। चलो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुक्स के बारे में अब आ जाते हैं। 19 मई 2026 की इंफॉर्मेशन है, ताइवान ट्रैवलॉग ने रचा इतिहास। 19 मई 2026 को इस पुस्तक ने, ये जो ताइवान ट्रैवलॉग है ये बुक का नाम है, ठीक है, ये किताब का नाम है। इस पुस्तक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2026 का। और इसके लेखक कौन है? यांग शुआंग जी। बोल के देखो कितना अच्छा लगेगा, यांग शुआंग जी, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम ताइवान ट्रैवलॉग है, और अनुवादक, इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम लिन किंग है। लिन किंग इसके अनुवादक का नाम है। ये ताइवानी मंदारिन भाषा, जो मैंडरिन जो लैंग्वेज होती है उसमें अनुवादित होकर ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली विश्व की पहली पुस्तक बन गई है। इस लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है इसका, और इस लैंग्वेज में अनुवाद होने वाली पहली पुस्तक है जिसे अवार्ड दिया गया है, वो भी इंटरनेशनल बुकर्स अवार्ड दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष उस सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है जिसका मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लेखन हुआ हो। ये जो बुकर पुरस्कार है वो ऐसे किताब को दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होती हैं, उनका जो है किसी भाषा में लेखन हुआ हो और उनका अनुवाद भी हुआ हो किसी और भाषा में। तो इसका अनुवाद ताइवानीज मैंडरिन लैंग्वेज में किया गया है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये शर्त है कि आप किसी और लैंग्वेज में तो कर रहे हो लेकिन यूके और आयरलैंड में भी इसका प्रकाशन होना चाहिए, ये शर्त है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पुरस्कार राशि का बंटवारा, इस पुरस्कार के तहत मिलने वाली 50,000 पाउंड की इनामी राशि पुस्तक के मूल लेखक और उसके अंग्रेजी अनुवादक के बीच समान रूप से 50-50 में बांटा जाता है। यहाँ पर भी हिसाब बराबर वाला काम है कि एक ने बुक लिखी, दूसरे ने अनुवाद किया उसका, तो दोनों को 50-50% जो है राशि दी जाएगी, ठीक है। बुकर पुरस्कार वर्सेस अंतरराष्ट्रीय बुकर, बुकर पुरस्कार सीधे अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक को मिलता है, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है वो अनुवाद की हुई पुस्तकों को भी मिलता है। यानी बुकर पुरस्कार सिर्फ होगा तो वहां पर अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल बुकर्स अवार्ड की बात करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद किसी और भाषा में भी होगा तो अवार्ड मिलेगा, जिसमें कितनी राशि दी जाती है? 50,000 पाउंड राशि दी जाती है। इस साल
ताइवान ट्रेवलॉग को मिला है, जो लिखा गया है यांग शुआन जी के द्वारा। भारत का गौरव 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक को, गीतांजलि श्री की जो पुस्तक है रेत समाधि, आपने पढ़ी नहीं होगी, उसको जरूर पढ़िएगा। रेत समाधि बहुत अच्छी किताब है। गीतांजलि श्री की पुस्तक है रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंट, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी की किताब है। बहुत अच्छी किताब है, मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर पढ़िएगा। तो ये बुक के बारे में हो गया। आगे बढ़े, 2-3 और चीजें बची हुई हैं। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के नाम है मई 2026 के लिए। 2 भागों में है ये। सबसे पहले बात करते हैं मई 2026 में कानून, न्यायशास्त्र और कॉर्पोरेट जगत में आधारित 2 अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें थी। कौन कौन सी थी, बात कर लेते हैं। फर्स्ट है द बेंच, द बार एंड द डिजायर। ठीक है, द बेंच, द बार एंड द डिजायर। लेखक है इसके तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता अभी इंडिया के करंट सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कानूनी जगत के जो दिलचस्प किस्से हैं, अदालती अनुभव है, उसको लिखा है। ठीक है, द बेंच, द बार एंड द बिजार लिखा है अभी करंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, और उसमें उन्होंने अपने कानूनी अनुभव के बारे में बताया है और बारीकियां बताई हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? जैसे मैंने आपको बताया, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जो सरकार की तरफ से जो है बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद का प्रावधान है, जो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यहाँ पर आपका पॉलिटी भी जुड़ गया। ठीक है, तो इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो उन्होंने एक किताब लिखी, उसको देख लिए जाएगा। ठीक है, बेटर नेवर स्टॉप्स। बेटर नेवर स्टॉप्स जो है वो लिखा है श्याम श्रीनिवास ने। श्याम श्रीनिवास ने लिखा है, और ये पुस्तक बैंकिंग क्षेत्र, प्रभावी नेतृत्व, लीडरशिप और कॉर्पोरेटिव विकास के व्यवहार और उनके अनुभवों को साझा करती है। 2 किताबें, एक सॉलिसिटर जनरल के द्वारा लिखी गई हैं और एक लेखक श्याम श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक आपको कानूनी ज्ञान, उनके जो है अनुभव के बारे में बताएगी, और दूसरी जो किताब है वो कॉर्पोरेटिव जो सेक्टर्स हैं और साथ ही साथ जो प्रभावी उनका क्षेत्र रहा है बैंकिंग का, उसके बारे में आपको ये खबर दी जाएगी। ये कुछ चर्चित पुस्तकें, भाग 1 हो गया। आखिरी भाग चर्चित पुस्तकों का, मई 2026 में भारत के पुस्तकालय आंदोलन पर एक महत्वपूर्ण जीवनी, बायोग्राफी लिखी गई। आपको ये शायद इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पुस्तकालय आंदोलन भी हुआ था आपके देश में, और इस पर एक पुस्तक लिखी गई। 2026 की बात कर रही हूं मैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ P.N. पणिक्कर। P.N. पणिक्कर कौन है? P.N. पणिक्कर जो है पुस्तकालय जो आंदोलन हुआ था उसके विशेष थे। लेखक P.P. सत्यन है इस किताब के। किताब का नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ P.N. पणिक्कर। लेखक है P.P. सत्यान। इसमें पुस्तक में भारत के जो विशेष जो केरल क्षेत्र है, भारत के जो विशेष केरल क्षेत्र है, वहां पर जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ था उसके जनक के बारे में बताया गया है, और महान समाज सुधारक भी थे। जो पणिक्कर थे वो महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जीवन संघर्ष और उसके अद्वितीय योगदान पर आधारित ये किताब लिखी है। राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे, P.N. पणिक्कर के सम्मान में प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि 19 जून को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। एक और फैक्ट, यानी आपके डेज भी क्लियर हो रहे हैं। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, क्योंकि उस दिन P.N. पणिक्कर की पुण्यतिथि रहती है, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। P.N. पणिक्कर के आंदोलनों का ही परिणाम है कि आज केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर, हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हर जगह होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 94% लिटरेसी रेट केरला का है, साउथ का। यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर था मई का, वो हो जाता है कंप्लीट, जिसमें आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल अफेयर्स में मैंने आपको 3 इंफॉर्मेशन बताई। 2 जो है वो 1 मई की थी, जिसमें पहला वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा शुरू किया गया लक्षद्वीप के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली की थी, और
15 मई 2026 को पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा शुरू की गई। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन पे। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन में पहला परमाणु ऊर्जा का 33वां जो देश बांग्लादेश बना उसकी बात करते हैं। 2 मई दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट जो फिनलैंड के सपोर्ट से बन पाया। फिर उसके बाद से 8 मई 2026 में ईपीसी का पहला यूरोपीय जो कनाडा देश है वो यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल हो चुका है। फिर 12 मई की इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल, जो एक रोबोट है जिसका नाम गाबी है, वो क्या करेगा, बौद्ध ध्यान और ध्यान लगाने के बारे में, मेडिटेशन के बारे में आपको बताएगा, और ये जो है वो दक्षिण कोरिया का है। फिर मध्य प्रदेश विशेष और कुछ अन्य राज्य थे उसके बारे में हमने जाना है, जिसमें 7 मई की जो इन्फॉर्मेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स स्टैंड फॉर बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो है इसकी कृषि जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई थी, जिसमें लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये 2026 का थीम था। सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम जो है वो पहला पेपरलेस न्यायालय बनाने वाला है, जिसकी घोषणा सीजीआई सूर्यकांत ने की है। 3 मई 2026 की इंफॉर्मेशन, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 प्रथम शुरू किया गया, और केरल देश में ऐसा बना जिसने बुजुर्ग देखभाल विभाग शुरू किया है। फिर हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 चंद्रयान 3 को मिला। चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था साउथ पोल पर, और जिस जगह पर उसने लैंड किया था उस जगह को बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट 5 मई 2026 की इंफॉर्मेशन है। थॉमस कप मिला है, चाइना के जो पुरुष टीम थी उनको मिला है, और चैंपियनशिप महिला जो होती है ये बैडमिंटन की, उसे उबर कप बोला जाता है। थॉमस कप वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोला जाता है इसको, और इसमें जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य जो है वो पुरुष टीमें जो है शामिल होती हैं। और ये जो है हमने इसमें ये भी जाना कि थॉमस कप इंडिया को भी 2023 में दिया गया था, और इंडिया ने जो है इंडोनेशिया को हराया था। सुमित अंतिल का नया विश्व रिकॉर्ड। सुमित अंतिल कौन है? सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है, ठीक है, और उनकी कैटेगरी आती है F64। F64 वो कैटेगरी होती है जिसमें कृत्रिम पैर या फिर प्रोस्थेटिक लेग लगाया जाता है, उसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फिर हमने जाना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कम्युनिकेशन एंड साइंस के बारे में, जिसमें हमने देखा इम्यूनोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है उनके नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में जाना, विज्ञान टेक जो हुआ था उसके बारे में जाना, जिसका उद्देश्य था इंडिजिनियस मेडिकल टेक और नवाचार को बढ़ावा देना। फिर हमने 14 मई की इंफॉर्मेशन देखी, जिसमें जो दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी थे उन्हें अवार्ड मिला है, जिनका नाम क्या था? फास्टिनो ओरो। और जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था अभिमन्यु मिश्रा, भारत से थे वो। और भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर जो है वो सबसे बड़ा खिताब होता है, याद रखिएगा चेस का। तो भारत के जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथ आनंद, और उन्हें ये अवार्ड 1988 में दिया गया था। नेक्स्ट हमने 16 मई की इंफॉर्मेशन देखी, जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत में शुरू हुआ उसके बारे में जाना, कि भारत में जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए एक सिंगल विंडो जारी की गई ताकि जो काम है वो जल्दी जल्दी हो सके और इंडिया जो है सेमीकंडक्टर हब बन सके। नेक्स्ट हमने देखा 19 मई 2026 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के बारे में, और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ताइवान को मिला। ताइवान ट्रेवलॉग बुक का नाम है, जिसके लेखक यांग शुआंग जी हैं। इसी में हमने देखा कि बुकर अवार्ड क्या होता है और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड क्या होता है। देखने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे। फिर हमने 22 मई 2026 में जो चर्चित पुस्तक है दो, उसके बारे में बात की। पहली बुक थी द बेंच, द बार एंड द डिजायर, जिसे तुषार मेहता जो करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने लिखी है, और दूसरी किताब बेटर नेवर स्टॉप्स, लेखक श्याम श्रीनिवास हैं, उन्होंने ये प्रमुख पुस्तक लिखी है। फिर हमने प्रमुख पुस्तकों में ही दो पार्ट देखा, जिसमें पहले पार्ट में हमने एक पुस्तक के बारे में देखा जो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ PN पणिक्कर, जिन्होंने क्या किया था, जो केरला की साक्षरता दर इतनी बेहतरीन हुई है उसके जो है उसका श्रेय PN पणिक्कर को ही जाता है, उन्होंने ही ये काम किया था, ठीक है, और उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी बोला जाता है, तो उसके बारे में हमने देखा। फिर भाग 2 में हमने एक और चर्चित पुस्तक के बारे में बात की। अच्छा हाँ ठीक है, ये आपके भाग 2 थी, इसमें आपने
जरूरी जो पुस्तक थी उसके बारे में बात कर ली। यानी बुक से हो गया, बुक इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में जान लिया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट एंड अदर स्टेट इंफॉर्मेशन। पूरा करंट अफेयर भैया आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बुक हो या फिर और कुछ हो, सब कुछ आपको। अब यहाँ पर एक और चीज साथ साथ में जो है आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में भी बताया गया है, इंपॉर्टेंट डेज, और जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ आपके देश में उसके बारे में भी आपको बताया गया, जिसमें पोखरण 1 और 2 के बारे में बताया गया। यानी इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई। मई 2026 का करंट अफेयर होता है यहीं पर समाप्त। नोट्स बना लिए, बहुत बेहतरीन बात है, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। नोट्स अगर बनाओगे तो आपके लिए सहूलियत होगी। एग्जाम आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अचानक से वीडियोस ढूंढते हैं, अचानक से बुक खंगालने लगते हैं, और किस मंथ का कहाँ पर है करंट अफेयर, कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो उस समय नोट्स बनाते जाइए, तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप नोट्स बनाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो आप वो नोट्स बस खंगाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हर मंथ में, जब हर मंथ का लगातार पढ़ते रहते हैं तो उस मंथ की जो इन्फॉर्मेशन है वो जुड़े रहती है आपके दिमाग से। फिर उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड अगले मंथ अगर कोई घटना होती है तो आपको पिछला भी याद आ जाता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है, इसलिए हमने पीछे से स्टार्ट किया कि करंट अफेयर पढ़ाते जाएंगे तो आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं किसी एक करंट अफेयर में तो आपको वो याद रहता जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स का होता है, बुक का होता है, अपॉइंटमेंट का होता है, डेज का होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है और राज्य का होता है। इतनी सारी चीजें, बस आपको एक वीडियो देख लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, 2 काम है, वो करिए, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमको कमेंट करिए, तो आपको उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। लगातार वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरे का भी भला करिए। धन्यवाद।